मुंबई में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से पसर रहा था उसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश मुंबई महानगर पालिका कर रही है। डबलिंग रेट 200 से काफ़ी आगे चला गया है और ये डबलिंग रेट कैसे आगे गया, फिलहाल डबलिंग रेट का आंकड़ा क्या है, इसको रोकथाम करने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। और आज एक बैठक भी हुई है आदित्य ठाकरे की अगुवाई में, जिसमें एक दूसरी लहर का डर है कहीं ना कहीं, उसको ध्यान में रखते हुए बीएमसी उस पर भी तैयारी कर रही है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार आज की बैठक में क्या कुछ हुआ, डबलिंग रेट कहां तक पहुंचा और बीएमसी की कोरोना से लड़ने की अब तक की जो तैयारी है, क्या उससे आगे कोई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ककानी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो बैठक हुई है, सबसे पहले आप उस बैठक के बारे में बताइए। कहा जा रहा है कि एक दूसरी लहर आने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए बीएमसी अब सज्ज हो रही है, तमाम तैयारियां कर रही है, इसके बारे में ज़रा बताइए। आज माननीय मंत्री महोदय आदित्य ठाकरे सर ने बैठक ली। उसमें हमारी तैयारी किस तरीके की है, अगर केसेस बढ़ती है तो हम चुस्त दुरुस्त है या नहीं है, ये उन्होंने जायज़ा लिया। उसमें हमने हमारे मुंबई महानगर पालिका की ओर से जो भी तैयारी हम कर रहे हैं, चाहे वो बेड की हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर की हो, चाहे टेस्टिंग की हो, पूरा उनको एक अहवाल पेश किया। उसमें हमने यही कहा है कि जब 18 सितंबर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस थी, तो उस तैयारी को हम ध्यान में रखते हैं। उससे आगे भी अगर केसेस बढ़ती है तो हमारी तैयारी कैसी है, तो उसमें बेड की अगर संख्या ले लो तो आज हमारे पास डीसीएचसी के करीब 18,000 से ज़्यादा बेड उपलब्ध है। उसमें से आज 40% बेड ऑक्यूपाइड है, बाकी के बेड अभी खाली है 18,000 में से। उसके बाद में ही हमारे जो CCC1 और CCC2, जहाँ पे हम सस्पेक्टेड पेशेंट रखते हैं या कंफर्म पेशेंट रखते हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट रखते हैं, उसके लिए भी हमारे पास में करीबन 50,000 बेड हमारे पास तैयार है। उसमें हमने 3 कैटेगरी की है। जो पूरी तरह तैयार है ऐसी एक कैटेगरी, उसमें हमारे पास 10,000 बेड तैयार है, उसमें सिर्फ 10% बेड ऑक्यूपाइड है। जो हम 2 दिन के नोटिस में तैयार कर सकते हैं, जो बफर हम बोलते हैं उसको, तो बफर में भी हमारे पास में करीबन 35 फैसिलिटी तैयार है जो 2 दिन की नोटिस तैयार हो जाएगी। और कुछ हमने रिजर्व फैसिलिटी रखी है, जैसे ज़रूरत महसूस होगी वैसे वैसे उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा 8 दिन की नोटिस या 10 दिन की नोटिस से। तो पूरी तैयारी है। इसके साथ में भी हमारा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम जो है वो भी हमने काफ़ी तैयार रखी है। पहले हम सिलेंडर बेस्ड ऑक्सीजन सप्लाई हुआ करता था, लेकिन अभी हमने टर्बो फैसिलिटी लगाई है हर सेंटर पे, तो उसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई की भी कोई हमारे को कमी नहीं है। अगर वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर भी आज हमारे पास में जो वेंटिलेटर, उसमें से करीबन 50% से ऊपर वेंटिलेटर हमारे अनयूज्ड है। आईसीयू भी हमारे पास प्रत्यक्ष 2000 में से करीबन 1000 ही इस्तेमाल हो रहे हैं और बाकी के खाली है। इसके साथ ही जो हमारे ऑक्सीजन सप्लाई के जो बेड है 30% आज इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बाकी 70% खाली है। मतलब हर फील्ड पर, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई, चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे आईसीयू हो और चाहे मेडिसिन हो, सब पूरी तैयारी हमने हमारी जैसे जो सितंबर महीने में थी और अक्टूबर महीने में थी वो हम कंटिन्यू रख रहे हैं। उसमें कोई हम कमी नहीं करेंगे। और अगर ये सेकंड वेव ना आए, ऐसी आपकी हमारी सबकी इच्छा है, अगर आए भी तो हम उसके लिए मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। ये सेकेंड वेव आने की जो संभावनाओं की बात हो रही है सर, किन वजहों से? क्या जो अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें अलग अलग, जैसे अभी हम देख रहे हैं दुकानें खुल चुकी हैं, मार्केट में बहुत भीड़ हम देख रहे हैं, त्योहारों का समय था तो दादर के फुल मार्केट हो या फिर अलग अलग जो मॉल्स हैं वहाँ पे भीड़ देखने मिली, तो क्या ये इन भीड़ की वजह से एक संभावना है कि सेकेंड वेव आ सकती है और उसके लिए तैयारियाँ हो रही हैं? मतलब कैसा है कि अभी दुनिया में सेकंड वेव, थर्ड वेव आप सुन रहे हैं। अभी आप भारतवर्ष के किसी और प्रांतों की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कोई कहीं ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो हमने चुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, हमारी तैयारी बहुत रखना ज़रूरी है। अभी सेकंड वेव क्यों आए ये अगर आप पूछते हैं तो अभी पूरा अनलॉक हमने करीब करीब पूरा अनलॉक कर दिया है। लोगों की भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा हो रही है। दिवाली त्यौहार की वजह से लोग बाहर भी निकले हैं खरीदारी करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए। और उसके साथ में भी रिवर्स माइग्रेशन भी होने जा रहा है। तो रिवर्स माइग्रेशन अगर हो जाता है तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अगर सेकंड वेव ना आए, लेकिन अगर आती है तो भी हमने हमारी तैयारी जैसे है वैसे रखना ज़रूरी है, इसलिए हमें तैयारी रख रहे हैं। सेकेंड वेव कब तक आने की एक तैयारी है आप लोग की, इससे लड़ सकते हैं, ये समय हो सकता है आने का? जनरली कैसे होता है कि 14 दिन की साइकिल रहती है कोई भी वायरस की। ये वायरस की 14 दिन की साइकिल है। पहले 5-6 दिन बाद में उसके सिम्टम दिखते हैं और 11वें दिन के बाद में वो कम कम होते जाते हैं। तो हम 14 दिन की साइकिल पकड़ रहे हैं। तो लेकिन हम 14 दिन पे ही पूरा निर्भर ना रहते हुए आगे हमारा दिसंबर महीने भी हमारी तैयारी रहेगी और हम उसमें
कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर हम बात करें सर, शुरुआत में बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? क्या हमारे पास पर्याप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन है अगर कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट आता है तो? निश्चित रूप से हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में, जैसा मैंने कहा कि जैसे ऑक्सीजन सप्लाई है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है, मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन लगती है, वो चाहे रेमडेसिविर हो चाहे फ्लाविपिराविर हो। आज रेमडेसिविर की अगर बात करते हैं तो हमने 50,000 मेडिसिन हमने प्रोक्योर कर रखी है, उसमें से 31,000 हमने यूज़ किया है और करीबन 18,000 साढ़े 18,000 हमारे पास में आज भी बैलेंस है और हर जगह पे हमने दे के रखा है। और जैसी हमको ज़रूरत महसूस होती है तो वैसे हम आगे का भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं। सर, दिल्ली में हमने देखा कि कुछ जगहों पर दुकान बंद करने की बात भी सामने आई है, उन्होंने परमिशन मांगी है केंद्र सरकार से। शादियों में जो करीब 200 के आसपास आंकड़े थे उन्हें कम करके 50 कर दिया गया है। दिल्ली में अनलॉक काफ़ी पहले से शुरू हो गया था मुंबई की तुलना में, वहाँ नंबर सब बढ़ने शुरू हुए हैं। इसको लेकर आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? शादियों में खासतौर पे कितने नंबर्स होने चाहिए और जो मार्केट्स में भीड़ हो रही है उसको ध्यान में रखते कुछ मार्केट पर रिस्ट्रिक्शन लाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई का अनलॉकिंग जो है धीरे धीरे हुआ है। ऐसा एक साथ पूरा मार्केट खोल दिया और पूरा हमने कर दिया, ऐसा हुआ नहीं है। हमने पहले कुछ जो ज़रूरतमंद दुकानें थी वो खोली, उसके बाद में कुछ जो सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम लगती है वो हमने खोला, उसके बाद में जो एंटरटेनमेंट लगती है वो हमने खोला, उसके बाद में मंदिर हमने खोले। तो धीरे धीरे हम खोलते चले गए, तो उसकी वजह से हमारा जो तैयारी का समय था और लोगों की भी मानसिकता बदलने का भी जो समय काफ़ी हमको मिला, तो उसकी वजह से लोग अब मास्क भी पहनना चालू कर दिए हैं। सामाजिक अंतर रखना डिफ़िकल्ट है, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो मुंबई की परिस्थिति और किसी और प्रांत की परिस्थिति अगर तुलना करें तो हमने यहाँ पे धीरे धीरे जो कुछ अनलॉकिंग की प्रोसेस शुरू की, इसलिए हमारे केसेस आज स्टेबल है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अभी बाहर से जो लोग आएंगे या फिर अभी गर्दी की वजह से, जमावड़े की वजह से कुछ अगर इन्फेक्शन अगर हुआ होगा तो उसके लिए भी हमने सावधानी बरतना ज़रूरी है, इसलिए हम हमारी तैयारी पूरी रख रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको टेस्टिंग वगैरह के लिए कुछ इंतजाम? निश्चित रूप से हमने 244 टेस्टिंग सेंटर खोल रखे हैं, को अपने मतलब हर एक वार्ड में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 टेस्टिंग हमने खोल रखे हैं। ये हमारे सरकारी टेस्टिंग है, महानगर पालिका की ओर से है। यहाँ पे आपको टेस्टिंग करने जाने के लिए ना तो कोई चिट्ठी की ज़रूरत लगेगी और ना ही कोई प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरत लगेगी, ना ही कोई भुगतान देना पड़ेगा। आप जाइए, अपना ऑफर कर दीजिए। एंटीजन टेस्ट अगर होता है आपका तो आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा। आरटीपीसीआर है तो 24 घंटे के भीतर आपको रिपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। तो ये टेस्टिंग का भी, और हमने ये भी बोला है कि जैसे मार्केट है, मार्केट में काफ़ी लोग गए तो हो सकता है कि मार्केट के जो वर्कर है या जो शॉपकीपर है वो भी बाधित हुए होंगे, संक्रमित हुए होंगे, तो उनका भी टेस्टिंग करने का हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उसके साथ में ही जो फेरी वाले हैं, जहाँ से लोग आमदनी खरीदारी करते हैं, उनका भी टेस्टिंग हमने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बेस्ट और जो एमएसआरटीसी की बसेज जो चली थी तो उनका भी टेस्टिंग का प्रोग्राम हमने बना लिया है। वो भी 2-3 दिनों में वो भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी जो भी लोग ज़्यादा संपर्क में आए एक दूसरे के, उस सभी क्षेत्र को हम टेस्टिंग करने के इसमें कोशिश हम कर रहे हैं। और बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए भी हमने, जैसा मैंने कहा, 244 सेंटर खोल रखे हैं, लेकिन वहाँ पे मोबाइल वैन भी हम रखने जा रहे हैं ताकि बाहर से कोई आए तो उसको टेस्टिंग कराने तो उसको आसानी से टेस्टिंग करते आनी चाहिए और निश्चित रूप से इसका हमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा ही। क्या मुंबई में जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा आने की संभावना लग रही है? मुझे वैसा लगता नहीं है कि लॉकडाउन की दोबारा स्थिति आई। जैसे मैंने कहा, हमने धीरे धीरे हर क्षेत्र खोले हैं, तो वो स्थिति नहीं आएगी, ऐसे हमको लगता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, मुंबई में हम देख रहे हैं रोजाना 700-800 के आसपास केसेज आ रहे हैं। डबलिंग रेट काफ़ी जो है इंक्रीज हुआ है, जो एक अच्छा साइन मानते हैं हम। ये डबलिंग रेट अभी क्या है और कैसे इसे आप लोग ने अचीव किया? अगर आप कल की बात करें, कल डबलिंग रेट हमारा 297 दिन था, जैसे 300 दिन के करीब करीब था, जो एक अच्छा साइन है जैसा आप कहते हैं। जो वीक ऑन वीक ग्रोथ रेट है वो करीबन 2.5% म्हणजे 1% से भी काफ़ी नीचे है, 0.25% जैसा हम कहते हैं। तो ये दोनों भी अच्छी साइन है, लेकिन इसको वैसे मेंटेन रखना भी उतना ही ज़रूरी है जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक, इसलिए हम यही व्यवस्था हम कायम रख रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है? निश्चित रूप से मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। 2% से अगर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो 2% के नीचे हमारा मोर्टेलिटी रेट चला गया है और उसमें भी हम कम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, त्योहारों को लेकर काफ़ी हमने राजनीति भी देखी। एक गाइडलाइंस आई है आप लोगों की तरफ से छठ पूजा को लेकर, जिसमें कहा गया है कि कोई सार्वजनिक स्थान पे जाके छठ पूजा नहीं मनाएगी। क्या कुछ गाइडलाइंस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएगा? गाइडलाइन हमने ये कहा है कि जैसे छठ पूजा होती है कि भाई सूरज भगवान को
प्रार्थना करते हैं, बाद में फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये कहा है कि भाई ये जो है अपने अपने सोसाइटी के एरिया में या जहाँ जहाँ कोई जगह है वहाँ पे आप अपनी व्यवस्था बनाएं और वहाँ पे आप करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो समुद्र किनारा है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हमने मनाही की है कि वहाँ पे आप ना कर सकेंगे। जैसे नदी है या जैसे मुंबई में 2-3 नदियाँ हैं तो वहाँ पे भी आप नहीं कर सकेंगे। उसके साथ में जो अपने समुद्र किनारे है वहाँ पे नहीं कर सकेंगे। लेकिन हर एक वार्ड में हमने वार्ड ऑफिसर को ये कहा है कि भाई हर एक वार्ड में आप पेशेंट्स आइडेंटिफाई करो और हर एक वार्ड में अलग अलग जगह पे आप उनको फैसिलिटी परमिशन देना है या और भी कोई सुविधा प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करो, ताकि वो छठ पूजा भी एक छोटे पैमाने पे और अपने अगल बगल के इलाके में मना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सुरेश काकानी साहब हैं जिनके मुताबिक तमाम वो तैयारियां की जा रही हैं, अगर सेकेंड वेव जैसी स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए तमाम वो तैयारियां जो पहले अगस्त सितंबर महीने में थी उसे जस का तस बरकरार रखा गया है, ताकि जिस तरह से अनलॉक की स्थिति अलग अलग फेज़ में महाराष्ट्र में शुरुआत की गई, तो ऐसे में नंबर्स जो बढ़ने की संभावना है उससे निपटने के लिए तैयारियां रखी गई हैं। और आगे भी अगर नंबर्स बढ़ने की जो है संभावना आएगी तो 2 से 3 दिन के अंतराल में दूसरे तमाम जो इंतजाम पर आज बैठक हुई है उसे शुरू किया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 244 जगहों पर कोरोना टेस्टिंग जो बीएमसी की तरफ से रखी गई है, मुफ्त कोरोना टेस्टिंग वो कराई जा सकती है। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो अपने नज़दीकी वार्ड में जाकर इस बात की जानकारी देकर टेस्ट करा सकता है, ताकि अगर उसे कोरोना संक्रमण है तो जल्द से जल्द पता चल सके, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इस मामले में। इसे प्रसार जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है। यही वजह है कि अब मुंबई में डबलिंग रेट करीब 300 के करीब पहुंच गई है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।